पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? जहां भी हम जाएंगे, चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन वहां की समस्याओं को अवगत कराना और सरकार को मजबूर करना उनको। योगी आदित्यनाथ से आपका क्या बैर है? क्या दुश्मनी है? कुछ भी गड़बड़ होती है आप योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लेते हैं। आज भी गोरखपुर डूब जाता है जब बरसात होती है। आज भी वहाँ के एम्स में जो है वो सुविधाएं नहीं है। वहाँ के एम्स के जो पेशेंट होते हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है। भला होगा कैसे दलितों का, अगर जो दलितों के दो बड़े नेता हैं वही आपस में लड़ रहे हैं और ये आपका रिश्ता कहलाता क्या है? वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या आपको तमंचे का या मतलब रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला कि नहीं मिला? मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि अगर वो नहीं सुरक्षा मुझे देना चाहती तो कम से कम मुझे मेरा लाइसेंस जो है दे दे। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा, आप कृपया करके मेरा पासपोर्ट जो है दिलाने में मदद करें। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और चुनाव आज तक के इस खास सेगमेंट नेतागिरी में आपका स्वागत है। मौसम गुलाबी कम चुनावी ज्यादा है, दावे वादे और रेवड़ियों की बहार है। चुनावी बिसात पर चालें चली जाने लगी हैं और सियासत का हर मोहरा अपनी अपनी चालों के साथ विरोधियों को मात देना चाहता है। सियासत के खेल के एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं चंद्रशेखर आजाद। ये हमेशा क्रांति के अलग मूड में रहते हैं और नेतागिरी में आज हम इनसे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 में इनकी चालें क्या हैं। स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका चुनाव आज तक में। पहला सवाल मेरा आपसे बहुत सीधे सीधे मुक्तिबोध के शब्दों में कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि आप कई बार कहते कुछ हैं करते कुछ दिखते हैं। 2022 में आप पहले अखिलेश के साथ जाना चाहते थे, फिर अखिलेश के साथ नहीं गए, आपने खुद चुनाव लड़ लिया, आप हार गए। मायावती जी को आप बुआ कहते हैं, लेकिन मायावती जी कहती हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप जासूस हैं, क्या क्या आरोप लगाती हैं। और अब फिर लग रहा है 2024 से पहले कि आप अखिलेश के साथ जाने के मूड में हैं। तो पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? जब मैं आपको सुन रहा था पीयूष जी, तो आप कह रहे चुनावी चालें चली जाने लगी। बेसिकली मैं जहां से आता हूं उस मिट्टी की एक बात है कि उस मिट्टी में छल कपट नहीं। पश्चिम के लोग बोलते थोड़ा सा सख्त हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। रही बात इसकी, मेरी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा, मेरा हमेशा से प्रयास रहा। 2017 से 22 तक की जो यूपी की सरकार थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने नहीं किया और बड़े पैमाने पे जो शोषित वर्ग है उनको बड़ा नुकसान हुआ। जिसने भी आवाज़ उठाई, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, डॉक्टर्स हो, नौजवान बेरोजगार हों, या जिनकी भर्तियाँ 69,000 शिक्षक भर्ती, जो इस तरह के जो भी लोग थे यूपी में जिन्होंने आवाज़ उठाई, उनको सरकार ने सुनने के बजाय उनको पीटने का काम किया। तो मेरा ये प्रयास था 2022 में कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो सेंटर में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, सरकारी मशीनरी का भी वो मिसयूज करेगी और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मंत्री पद और बहुत सारी चीज़ें दी है, जिससे कि उन्होंने बहुत सारी जातियों को अपने साथ कनेक्ट किया है, अपना संगठन बनाया है। तो किस तरह से उनको रोका जाए, तब मेरा प्रयास था कि मिलके हम लोग उनको रोक दें। उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। उस टाइम जो मैं समझाना चाहता था अखिलेश जी को, वो समझाने में मैं कामयाब नहीं हो पाया। अंत परिणाम ये हुआ कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा आ गई। रही बात बहन जी की, तो बहन जी को मैं हमेशा से रेस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उसी दल में काम करके जो मैं आगे बढ़ के आया हूँ, मेरे पिता, मेरे दादा, तमाम लोगों ने उस दल को जो है सींचने का काम किया है। हजारों हजारों लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए मुझे इस झंडे से बड़ा प्रेम है, नीले झंडे से। इसलिए मैं हमेशा व्यक्तिगत सामाजिक रूप से भी उनका सम्मान करता हूँ। वो एक लंबा काम करके आई है यहाँ तक। वो मुझे कुछ भी कहती है, उनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, उनके सामने कुछ इनसिक्योरिटी मैटर भी हो सकता है लाइफ की आगे की पॉलिटिक्स में, लेकिन मेरे लिए ना पहले कभी ऐसा था ना आज कभी ऐसा। लेकिन जैसे आपने कह भी दिया कि कांशीराम जी को आप अपना गुरु कहते हैं, आप खुद को उनका चेला कहते हैं। मायावती जी को आपने कई मौक़ों पर बुआ कहा है और आप कह भी रहे हैं कि आपके पिताजी और आपने उस पार्टी के लिए काम किया है। बावजूद इसके मायावती जी को आपसे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों है, जबकि आप दोनों अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आप दोनों दलितों का हितैषी खुद को कहते हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भला होगा कैसे दलितों का, अगर जो दलितों के दो बड़े नेता हैं वही आपस में लड़ रहे हैं और ये आपका रिश्ता कहलाता क्या है? नहीं, लड़ नहीं रहे, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कई बार लोग लड़ाने का काम करते हैं और मैं लड़ना ही नहीं चाहता।
जैसा आपने कहा कि हम दोनों जो है अनुसूचित जाति का भला चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं ओबीसी समाज का भी भला चाहते हैं। हम लोग तो आदिवासी माइनॉरिटी समाज का भला चाहते हैं, प्रदेश की देश की सभी महिलाओं का भला चाहते हैं, मजदूरों का भला चाहते हैं हम लोग तो। लेकिन जैसा आपने कहा, ऐसे तो स्वर्ण जाति के लोगों की खुद की अपनी इतनी पार्टियां हैं, तो वो भी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो लड़ कहाँ रहे हैं। मैं भी अपनी पार्टी को, उनके एजेंडे को, इन लोगों की सशक्तिकरण के इशू को, इनके संरक्षण के इशू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो मैं बिना राजनीतिक संगठन के नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने एक लंबा सा जीवन जिया, मैंने 16 महीने जेल काटी पहली बार में निर्दोष होते हुए, और मैंने महसूस किया जब मैं जेल काट रहा था कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा था। आज अगर मैं इन वर्गों के हितों के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे अपने प्लेटफार्म की जरूरत है, क्योंकि ये प्लेटफार्म तो बाकी प्लेटफार्म तो अभी तक थे। वो मुझे बुरा भला क्यों कहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस चीज़ का वो मेरे ऊपर आरोप लगाती हैं, आप ये खुद बताइए। वो मुझे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम के 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार उन्होंने बनाई है। अक्सर अब वो मुझे अखिलेश जी के नाम पे कोसते रहते हैं कि अखिलेश जी ये विरोधी है, वो विरोधी। ठीक है, मैं उनकी बात को मानता हूँ, लेकिन अखिलेश जी के साथ 2019 में मिलकर चुनाव आपने लड़ा है। मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ भाई, मैंने तो आपसे सीखी है राजनीति कैसे की जाती है। मैं कोई, मेरे पिताजी तो राजनीतिक नहीं थे, मैं तो टीचर थे। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पिताजी बामसेफ के मेंबर थे, वो सरकारी कर्मचारी थे, माननीय काशीराम साहब के फॉलोवर थे, उनको समझते थे, उनके साथ काम करते थे। वही गुण मेरे अंदर है, मैं अपने पिताजी को के जो सिद्धांत उनको फॉलो कर रहा हूँ। और अगर मैं इन वर्गों का भला चाहता हूँ, इसमें बुरा क्या है? इसलिए आप मायावती जी के खिलाफ वैसे नहीं बोलेंगे, आपने एक लाइन लेकिन कह दी कि शायद उनको इनसिक्योरिटी हो रही है अब आपसे, क्योंकि आप शायद उनके वोट शेयर में सेंध लगा सकते हैं। लेकिन अखिलेश जी के साथ आपका रिश्ता अब क्या है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अखिलेश जी के साथ इस बार गठबंधन करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। खतौली में भी हमने देखा कि आप लोग एक मंच पर नजर आए और आप तीनों ने मिलके, मदन भैया शायद, जो जहाँ तक मुझे नाम याद है, उनको जितवा भी दिया। तो अब क्या आप अखिलेश के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं 2024 में? देखिए, थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस चुनाव के बाद भी हमने नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव मिलकर लड़ा, और हम लोग वहाँ भी गए मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पे, मैं, जैन जी, अखिलेश जी, तो तमाम ये अभी हम लोग उस अलायंस का हिस्सा हैं। और मेरा ये मानना है कि अलायंस से हम लोग बीजेपी को हरा सकते हैं। जो आज की बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जिस तरह से बीजेपी, पहली बात तो विपक्ष को ये भी समझना पड़ेगा, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ कि बीजेपी से हमें पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। किस तरह से उसने पॉलिटिकल पावर में आने के लिए बहुत सारे लोगों को साथ में लिया, और जब उन्होंने वो पॉलिटिकल पावर बने, जब उन्होंने राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में, तब उन्होंने अपने विचारधारा पे काम किया। तो ये अलायंस के लोग पिछली बार नहीं समझ पाए थे, इस बार फिर उनकी समझ में आया, और भविष्य में मुझे लगता है कि अब तो बहुत सारे लोग समझ में आ गया। तभी आप देख रहे हैं बड़े पैमाने बड़े बड़े अलायंस बन रहे हैं। उनको महसूस होता है कि भाई अब बीजेपी को रोकने के लिए अलायंस की जरूरत है। ये बात मैं 2018 से कहता आ रहा हूँ कि अकेला कोई बीजेपी को रोक नहीं सकता, और जो लोग चाहते हैं भारतीय संविधान सुरक्षित हो, जो लोग चाहते हैं कमजोर वर्ग के हक अधिकार सुरक्षित रहें, और जिस तरह से आज बीजेपी के लोग खुल के बोलने लगे, पहले तो धार्मिक, कुछ इस तरह के धार्मिक कथा करने वाले लोग बोलते थे, लेकिन अब तो बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सलाहकार है, वो ओपनली इस बात को कहने लगे कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। तो ऐसे में जो मानते हैं कि संविधान ने लोगों की जिंदगी बदली है और संविधान अंतिम व्यक्ति को भी अवसर दे रहा है, उन सब लोगों को तो इकट्ठे हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो आपने एक बात तो साफ कर दी कि अखिलेश के साथ आप जा रहे हैं और उसके अलायंस का हिस्सा है। अलग नहीं हुआ, मैं अलग नहीं हुए। तो अब आपकी पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आप 110 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। लेकिन उसके बाद पंचायत चुनाव में आपने बेहतर प्रदर्शन किया, निकाय चुनाव में फिर आपका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा वोट शेयर के मामले में। तो आपको क्या लगता है, मेरे यहाँ पे 2 सवाल हैं कि एक तो जिस गठबंधन में आप हैं उसमें आप अपनी पार्टी के लिए कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो अब हमें पता है वो ये कि 2022 में सीटों के गणित के चक्कर में ही आपका गठबंधन नहीं हो पाया था। और दूसरा सवाल ये है कि 2024 बहुत महत्वपूर्ण है विपक्षी पार्टियों के लिए, अब तो इंडिया गठबंधन बन रहा है, तो क्या आप सहारनपुर से या किसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो, 2 बातें बहुत स्पष्ट मैं आपको कर दूं। पिछले जो बीत गया उस पर क्या बात करनी, वर्तमान में जो भी होगा या भविष्य में जो कुछ भी होगा, आज इस पर चर्चा चल रही है, जो कुछ होगा पहले तो भविष्य गर्भ में, कोई किसी को ये तो नहीं बता सकता, कोई जो आज जो मुंह पर कह रहा है वो सत्य है नहीं। मैं तो उनमें से हूँ जो आज कह रहा हूँ उसी पर हमेशा टिका रहूँगा। तो हमारा जो इशूज है, जो हम देख रहे हैं, जो बीजेपी ने बहुत नुकसान पहुँचा दिया है,
हर अलायंस के साथ कुछ हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। सीट शेयर पे बात 2024 से पहले 2023 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, जिस पे मैंने प्रयास किया था। मैंने अखिलेश जी से कहा था कि हम मध्य प्रदेश मिलकर लड़ते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव है, मिजोरम में। मैंने ये बात उनसे कही थी काफ़ी दिन पहले, उसके बाद मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो मेरा ये प्रयास है कि 2023 में हम बहुत कुछ अच्छा करके दिखाएं राजस्थान में, जैसा कि हमने बड़े बड़े रैलियाँ करके और बहुत अच्छे संगठन मीटिंग करके भी वहाँ हमने काम किया, और मध्य प्रदेश में भी हमने बड़े पैमाने पर काम किया है। मुझे आशा उम्मीद है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, चाहे वो अकेले लड़े या किसी के साथ अलायंस करके लड़े। रही बात यूपी की, मेरा ये मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए या जीतने के लिए, जीते छोड़िए बीजेपी को, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीतने के लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत है। तो बूथ तक का संगठन जिनके पास होगा, और जो बहुत सारे लोगों के सामाजिक मुद्दे या उनके आर्थिक से जुड़े मुद्दे या उनके जीवन को जो प्रभावित करने वाले मुद्दे, उन पे जो लोगों को सहमत कर लेंगे, जनता जिसके साथ होगी वही जीतेगा। तो हमारे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा आता है, सरकार उन्हें अन्य मदों में खर्च कर रही है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। जैसे यूपी के बारे में मैं आपसे कहूँ, पिछले 10 साल में एक भी शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो है वो एडीजे नहीं बना, क्योंकि सरकार ने ऐसी तैयारी कर रखी है। कोई नेता नहीं बोलता है। आज भी जो है बेरोजगारी चरम पे है, लोगों को पता ही नहीं, जानकारी नहीं। जैसा आपने ये भी कहा कि मैं कहाँ से लोकसभा लड़ रहा हूँ, मैं जहाँ से लोकसभा लड़ूंगा वो तो मुझे, वो पार्टी का फैसला होगा, मैं उसको करूँगा, लेकिन मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ, ये सत्य है। आप खुद ही पार्टी हैं, तो आप ये बता दीजिए अभी कि आपको किस सीट पे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके जहन में एक सवाल तो होगा कि 2022 में जब आप चुनाव लड़े, आपने पहले बोला कि आप 2019 में आप काशी जाने वाले थे, आपने ऐलान कर दिया, सब बातें हुई, लेकिन फिर आपने कई वजह भी बताई। आपने कहा कि मायावती ने आप पर आरोप लगाया, इसकी वजह से आपने पीछे खींच लिया कदम, लेकिन वो पुरानी बात है। 2022 इसलिए कह रहा हूं कि आप गए और आपने अपनी हैसियत का, एक राजनीतिक हैसियत का पता करने की कोशिश की, जो कि बहुत उसका रिजल्ट खराब था। अब लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़े लेवल पर है और आपकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी, तो वो कौन सी सीट होगी जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा नेता है जो जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं है? और चुनाव में जब लड़ेंगे तो हार जीत होगी। और मैं कोई चुनाव में, मेरा 20-50 साल पुराना बैकग्राउंड नहीं है। मैंने तो मुख्यमंत्री हारते देखे देश में, प्राइम मिनिस्टर हारते देखे। जब हम इसके देश को स्टडी करेंगे राजनीति को, तो हमें एहसास हो जाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 2019 में मैं लोकसभा लड़ना चाहता था मोदी जी के खिलाफ। वो फैसला हमारा फैसला था, हमारी पार्टी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से उस दिन भी बहन जी ने ट्वीट करके स्पेशली कहा कि मोदी जी कैसे वहाँ लड़ने जा रहे हैं, मोदी जी को फायदा हो, तो मैं बैक हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं लड़ता भाई, आप लोग लड़के जीत लो। लेकिन आपने क्या किया, जो आपने प्रत्याशी लड़ाया था जो बीजेपी में चला गया, चलो उसे भी छोड़ दो। 2022 में हम पे पार्टी थी, पार्टी से मैंने एप्लीकेशन की कि मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ना। वो मेरी जगह भी नहीं थी। अगर मैं यही चुनाव मैंने वेस्ट यूपी में लड़ा तो परिणाम शायद कुछ और होते। फिर भी वहाँ शेड्यूल कास्ट का वोट भी कम है। अगर आप रिसर्च कराओगे आपको पता लग जाएगा। और लोग जिस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ है, मैंने तो लोगों को देखा कि लोग सामने बोलते नहीं। हालांकि मैं आपकी हार को लेकर, एक गुंडागर्दी है वहाँ, एक तरह की वहाँ तानाशाही है। कोई बोलता है तो हो सकता है वो सुबह का सूरज ना देखे, इस तरह का वहाँ का माहौल है। और ये आज से नहीं है, ये 20 साल से चला आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं वहाँ जाकर चुनाव लड़ा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, चुनाव हार जीत के नहीं होते। मैंने बहुत सारे इशूज वहाँ उठाए और आज भी मैं एक इशूज कह रहा हूँ आपके सामने। आज भी गोरखपुर डूब जाता है जब बरसात होती है। आज भी वहाँ के एम्स में जो है वो सुविधाएं नहीं है। वहाँ के एम्स के जो पेशेंट होते हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है। आज भी उस क्षेत्र में जो है उस तरह से नशा और तमाम तरह चीजें फल फूल रही हैं। तो मुख्यमंत्री जिन पर काम करें। चुनाव का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बनो। जो जनरल इशूज हैं, वहाँ की समस्या उनको भी उठाना पड़ता है। जैसे मैं अभी आपके सामने कह रहा हूँ कि बिजनौर में एक बहुत बड़ी समस्या बड़े पैमाने पर फैल रही है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। पिछले 1 महीने में 15 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। गुलदार ने, तेंदुए ने 15 लोगों की हत्या कर दी है। और उनकी हत्याएं, उनका जीवन वैल्यू रखता है। हम टैक्स पे करते हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी भी और अंतिम व्यक्ति की भी। लेकिन आज वहाँ किसान मजदूर अपने खेत में नहीं जा पा रहा है। बहुत सारे लोग उस रोजगार से जुड़े हुए हैं। लोग, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोग घरों में कैद हो गए हैं। लेकिन सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इसलिए मैं, वहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है। मैं गया था अभी बिजनौर नगीना, वहाँ के लोग हरिद्वार में फैक्ट्रियों में, भगवानपुर में फैक्ट्रियों में, और यूपी में बहुत सारी जगह पे वहाँ से पलायन कर करके देहरादून में जाकर रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने रोजगार की बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं की है। तो जनरली जहाँ भी हम जाएंगे, चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन वहाँ की समस्याओं को अवगत कराना
और सरकार को मजबूर करना उनको समस्या मान के काम करे। ये हमारी, ये नेता की जिम्मेदारी होती है। नहीं, ये तो आपने ठीक कहा कि हार जीत चुनाव में होती रहती है। कांशीराम जी ने भी कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। और आप तो कांशीराम जी के चेले हैं, तो पहला आप हार लिए हैं, तो क्या अब ये हराने के लिए चुनाव है या जीतने के लिए? नहीं, अभी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम पहला चुनाव लड़े बिहार में। अच्छा, वहां भी बिहार मेरी फील्ड नहीं जी, लेकिन हमारे वहाँ संगठन है, भीम आर्मी के लोगों ने मेहनत की, 9-9, 9.5, 10-10 हज़ार वोट हमें वहाँ मिले। फिर हम यूपी में हमने, अच्छा चुनाव सीखने के लिए भी है, जहाँ धनतंत्र की राजनीति हो, एक प्रत्याशी कई करोड़ रुपए खर्च कर रहा हो, चुनाव आयोग के सामने कर रहा हो, सरकारी एजेंसियों के सामने कर रहा हो, तो वहाँ जहाँ पैसे से वोट खरीदी जाती हो, जहाँ पैसे से जो है ना प्रचार का इतना बड़ा प्रचार किया जाता है कि लोगों के मन में वो जगह कर जाए, ऐसे जगह पे गरीब लोगों का चुनाव लड़ना भी बहुत बड़ी बात है। कहा तो लोकतंत्र में जाता है कि लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति को अवसर है, लेकिन आप ये महसूस करो, क्या गरीब लोगों की अकाउंट में 20-20 लाख रुपए हैं कि वो चुनाव लड़ पाए? चुनाव आयोग भी कह रहा ना 30-35 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ, जब पहली बार साहब काशीराम ने चुनाव लड़ा 450 वोट मिली। हमने जब पहली बार चुनाव लड़ाया, मैं आपको एक घटना और बता देता हूँ। जब आरपीआई, देखिए मुझसे भी लोग सवाल करते हैं, मैं अक्सर जब उन्हें समझाता हूँ तो 90% लोग समझ जाते हैं, 10% जो लोग भक्ति में होते हैं वो नहीं समझते, वो किसी नहीं समझते हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब, अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया होता तो मैंने मान्यवर काशीराम साहब को फॉलो किया। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको पूरे को फॉर्मेट किया था। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में जो मान्यवर काशीराम साहब करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उन्होंने गेट बंद कर लिए, तो मान्यवर काशीराम साहब दिल्ली लौट आए और अपने पैसे से मान्यवर काशीराम साहब ने 25 लोगों को दिल्ली में चुनाव लड़ाया, 25 के 25 की जमानत जब्त हुई। तो इसका मतलब काशीराम साहब हार गए। वही काशीराम साहब एक समय आने पे उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई, अन्य बहुत सारे स्टेटों में उनके एमएलए और एमपी जीते, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, फिर तो एक समय आया जब कांशीराम जी देश की राजनीति को प्रभावित करने लगे, इवन मायावती। मगर वो स्टार्टिंग का समय, अब अगर उस स्टार्टिंग के समय से, चाहे वो बहन जी का हो या काशीराम जी का, आप आज के चंद्रशेखर का आकलन करोगे तो ये अच्छा नहीं। मैं चंद्रशेखर जी का आज की तारीख में आकलन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन सवालों अब हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। चलिए, तो चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे और आप चुनाव लड़ेंगे खुद भी लोकसभा का, ये दो चीजें। मेरी इच्छा है लड़ने की, बाकी पार्टी का आदेश है। और मैं आपसे फिर ये कह दूं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे हमारे अभी मुझे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव पे जाना है, लेकिन वहाँ के फैसले वहाँ का पार्टी संगठन करेगा। वो किसको लड़ना चाहता है, कितनी सीटों पर लड़ना चाहता है, क्या क्या उनकी वो है, जिस तरह वो यात्रा प्लान कर रहे हैं। अभी हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो है प्लान कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश शुरू हो रही है, तो वो पार्टी का फैसला है। हमारे यहाँ कोर कमेटी, उसके डिसीजन को हम लोग फॉलो करते हैं। आज मैं आपके पास आया तो उनको बता के यार परमिशन लेके आया कि मैं वहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। चलिए, आपने एक संगठन में और पार्टी में एक जरूरी है। मैं सारी उम्र नहीं रहूंगा, मेरे बाद भी मुझसे अच्छे लोग आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा इस पे ये कोई गिरोह हो जाएगा कि मेरे हिसाब से। लेकिन ये क्या आज आप दावा कर सकते हैं या ये कह सकते हैं चुनाव आज तक के दर्शकों को कि आपकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, ये अपने आप में अलग पार्टी ही रहेगी, इसका अस्तित्व अलग रहेगा, या आने वाले समय में कुछ ऐसी समीकरण बनते हैं जब अखिलेश जी आपसे कहते हैं कि यार इसका विलय कर दो, मैं आपको इतनी सीटें दे देता हूं, क्योंकि बहुत छोटी पार्टी है अभी आपकी, पार्टी ग्रो हो रही है और ये कई बार पार्टी चलाने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, एक बड़ा संगठन चाहिए, तो हो सकता है आपके पास ऐसे प्रलोभन आए, तो आपका इस पर टेक क्या है? मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, अगर मुझे मेरा इंटरेस्ट एमपी एमएलए बनने का ही होता तो मुझे 2022 के चुनाव से पहले, जब हमारी पार्टी भी नहीं थी, 2019 में मुझे सभी पार्टियों से ऊपर थे कि वाकई मैं आगे चुनाव लड़ूं। लेकिन मैं जानता हूँ जिन इश्यूज को मैं उठाना चाहता हूँ, जिन इश्यूज को मैं समझता हूँ कि वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। किसी दूसरी पार्टी के बैनर पे मुझे वहाँ परमिशन नहीं मिलेगी उस बात को बोलने की। जब मैं अपने बैनर पे जाऊँगा तभी मैं उस बात को जिम्मेदारी से रख सकता हूँ, वरना मेरे ऊपर एक बाउंडेशन होगी, एक बैरियर होगा कि आपको इतनी बात कहनी, इस विषय पे बात नहीं कहनी। आज आप ये बताओ, क्या कास्टलेस सोसाइटी जो है, जातिहीन समाज देश की जरूरत नहीं है क्या? आज जिस तरह से नफरत फैल रही है, क्या किसी पार्टी के एजेंडे में है कि वो जातिहीन समाज बनाने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए काम करेंगे? किसी पार्टी के एजेंडे में है? हमारी पार्टी के एजेंडे में है। तो हमने अपनी पार्टी का एजेंडा उस तरह से बनाया है जिससे इन वर्गों को का सही में ये अपने पैरों पर खड़े हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, शेड्यूल कास्ट के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण हो, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का, और जो नफरत फैल रही है उस नफरत पे भी पाबंदियां लगे। अब
सवाल आपने बीच में हालांकि योगी जी का जिक्र कर दिया था, लेकिन मेरा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ से आपका क्या बैर है? क्या दुश्मनी है? कुछ भी गड़बड़ होती है आप योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लेते हैं। अब जबकि योगी जी के समर्थक कहते हैं दंगे नहीं हो रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आपकी क्या बैर क्या है आपका? अच्छा, अगर राजस्थान में कोई घटना होगी तो मैं योगी जी को क्यों कहूंगा? उत्तर प्रदेश में कोई अपराध होगा, उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं होगा, तो मैं किसे कहूंगा? नहीं, लेकिन एक सवाल है कि एक तो आपने भी शायद एक इंटरव्यू में कहा था कि उत्तर प्रदेश एक प्रदेश नहीं है, देश है, क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है। लेकिन क्या दलितों के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार राजस्थान में नहीं हो रहे, दूसरे राज्यों में नहीं हो रहे? एक सिस्टम है जहां पर एक मुखिया उसको काबू करते हुए की कोशिश करते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये सवाल है। मतलब जीरो क्राइम रेट तो मेरे ख्याल से अब किसी भी राज्य में नहीं है, एक आध जो छोटे स्टेट हैं उनके अलावा। ये दो तरह की बात है। जैसे अभी मैं राजस्थान रैली करके आया, मैंने वहां राजस्थान के लोगों को याद दिलाया कि किस तरह के अन्याय राजस्थान में हुए। जैसे आज मध्य प्रदेश में कुछ हुआ, आपने अगर एक बड़ी घटना बहुत उस पर लगातार मीडिया चर्चा कर रही है, जहां एक बच्ची के साथ को 3 साल पहले छेड़खानी हुई, उस परिवार पर राजीनामे का दबाव बनाया गया। दबाव ना करने पे उस परिवार को जो है उनके बेटे को मार दिया गया, उनकी माँ को निवस्त करके घुमाया गया, उनका घर तोड़ दिया गया। मैं उन पे भी सवाल खड़ा करता हूँ। महाराष्ट्र में एक घटना हुई है, 4 बच्चों को पीटा गया बांध के, उनको पेशाब पिलाया गया, उनके जो जूते पे थूक के जो है जूता चाटने के लिए मजबूर किया, उनको पीटा गया। मैं वहाँ भी सवाल खड़ा करता हूँ। मैं दोनों जगह मैंने परिवारों से बात की। जब राजस्थान में अन्याय होता है वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट में उन पर भी सवाल खड़ा करता हूँ। जब तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में होता है, मैं उन पर, जिस पे भी जहाँ भी अन्याय होता है मैं सवाल खड़ा करता हूँ। मेरा काम है सवाल खड़े करके सोई भी सरकार को जगाना। जगह कि जब उत्तर प्रदेश आप ये कह रहे हैं कि आपने खुद कहा कि एक देश जैसा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ की कमी है? क्या पुलिस उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के हिसाब से नहीं है? नहीं है तो भर्ती कर लो। लेकिन आप अगर चेयर पे बैठे हो तो आप ये कह के नहीं बच सकते, बराबर से नहीं निकल सकते कि भाई मैं क्या करूं, मेरे ये बहुत बड़ा प्रदेश है। बड़ा प्रदेश है तो आप कुर्सी छोड़ दो। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता एक्शन होता है कई बार? आपको नहीं लगता हाथरस के परिवार को अभी तक जो वादा किया था मुख्यमंत्री ने घर देने का, नौकरी देने का, नहीं दिया है? लेकिन दोषी को तो सजा हो गई और वो कोर्ट के जरिए हुए, लगभग 1.5-2 साल में ही आप हंसेंगे मेरी बात पे। अच्छा, क्या आपने, अगर परिवार ये मांग कर रहा था कि हम लोग हाई जुडिशरी चलते हैं, क्या आपने उनकी बात को लेकर हाई जुडिशरी गए? आप स्टेट है ना, आपको उस विक्टिम को प्रोटेक्ट करना था ना, लेकिन आप ही की सरकार में वहां पंचायतें हो रही थी ना विक्टिम के खिलाफ। ये इसका जवाब है मुख्यमंत्री पे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरी मुख्यमंत्री जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, उनको जनता ने अवसर दिया है, और जनता ने अवसर दिया तो वो धरातल पे। अब जो मैंने आपसे समस्या उठाई बिजनौर के लिए, इसके लिए मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा हूं। वो आपका सवाल जायज है। 15 लोगों की जान चली गई है, क्या अभी तक मुख्यमंत्री जी पर रिपोर्ट नहीं गई, या वो देखना नहीं चाहते? वो किसानों की मदद करने की बात कर रहे थे। नहीं तो आप ये तो क्या बिजली के दाम उन्होंने वादा किया था ना? आप मुझे एक बात बताइए। मैं चलो यूपी गवर्नमेंट पर 2022 पे आया था, आपने कहा किसानों को फ्री बिजली देंगे, दे दी आपने बिजली को। आपकी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आपने एक्सेप्ट किया। एक सेकंड सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। और आपने स्वीकार किया कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार हुआ तो आपको 420 में अपने शिक्षा मंत्री मुकदमा दर्ज करना चाहिए था ना, आपने वो तो किया नहीं। लेकिन वो 6900 बच्चे जो ना सड़कों पे घूम रहे हैं, आपके दफ्तर जाते हैं लाठी मारती है पुलिस, इसके जिम्मेदार कौन है? अगर आपके दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? ये तो आप ही जानते हैं। कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा है क्या? इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं? मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ जो जिम्मेदार है, उनको जवाब देना चाहिए। छुट्टा पशुओं पे क्या जो जनता को समस्या आ रही है उस पर मुख्यमंत्री जवाब देना चाहिए। महिलाओं के साथ अगर सुरक्षा हो रही है, कौन से जिले में रेप की हत्या घटना नहीं आ रही? नहीं, आप जो कह रहे हैं सारे आरोप आपके आरोपों की लंबी फेहरिस्त। मैं तो जो मीडिया दिखाती है वही बता रहा हूं। नहीं, आरोपों की लंबी फेहरिस्त, लेकिन अगर आरोपों में जमीनी धरातल पर इतनी ही सच्चाई है तो 2 सवाल हैं। एक तो ये कि योगी आदित्यनाथ की दोबारा वापसी हो गई राज्य में, प्रधानमंत्री मोदी की दोबारा वापसी हो गई केंद्र में, और 2014 के बाद ये ट्रेंड दिखा कि अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट है वो बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो अगर इतने आरोप सच हैं, या दलितों के खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, तो बीजेपी को वोट क्यों मिल रहे हैं? देखिए, पहली बात, बीजेपी को जो वोट मिला है वो विपक्ष को जो वोट मिला है उससे कम है। इस बात को भी आप अगर ये मोटे तौर पर हमेशा ही होता है। सुन लीजिए, जितना विपक्ष को वोट मिला है उसके मुकाबले आप देखेंगे कि जितनी जनता इनके साथ है उससे ज्यादा जनता इनके खिलाफ है।
लेकिन मैं आपको भारत के लोकतंत्र के बारे में एक बात बताता हूँ, जैसा अभी आपने 2-3 सवाल इश्यूज उठाए हैं। सेंटर में जो सरकार बनती है उसको उस समय जो सेंटर का पार्लियामेंट का चुनाव होता है 56, 58, 60% पोलिंग होता है, और जो सरकार बनती है उसको 35-36% एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, बीजेपी की बात कर रहा हूं, अगर आपको याद हो, इतनी परसेंट वोट मिले और सरकार बनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। लेकिन आप इस बात में ये बात भूल जाते हैं कि 40% लोग वोट नहीं करते। जितनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाने के जितने वोट परसेंटेज इनको मिल रहा है, उससे ज्यादा लोग भारत में वोट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वोट की वैल्यू नहीं समझते हैं। जितनी 40% लोग वोट करेंगे तभी तो लोकतंत्र माना जाएगा देश को। रही बात दूसरी, जिस तरह से गरीबी है देश में, बेरोजगारी, चुनाव जीतने के जिस तरह से आप पैसों का प्रयोग करते हैं, धन का प्रयोग करते हैं, ये भी आपके सामने है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको वोटों को खरीदना पड़ता है। आप चुनावी लाभ देते हैं लोगों को, चुनाव से पहले आपने राशन नहीं बांटा, गरीब लोगों पे खाने के लिए राशन नहीं था, आपने बांटा राशन। अगर आप इतने अच्छे, आपको राशन क्यों बांटना पड़ रहा है? आप तमाम तरह की ऐसी योजना चुनाव के समय क्यों लाते हैं जब आपको पता है कि आपको वोट इन्फ्लुएंस करने हैं? लोग इतने जागरूक नहीं है। माननीय काशीराम साहब ने जागरूक कर दिए थे तो बीजेपी सत्ता में नहीं आई बहुत दिनों तक, आप अगर चेक करेंगे उत्तर प्रदेश में। और मैं फिर कह रहा हूं, फिर लोग जागरूक होंगे। आज जो तांडव बीजेपी कर रही है, आज जो जुल्म जाति बीजेपी कर रही है, और अगर ऐसा ही है, अगर बीजेपी इतनी अच्छी काम करे तो राम मंदिर का सहारा क्यों लेना पड़ा बीजेपी को? अब ये तो एक अलग तरह का सवाल होगा, क्योंकि राम जन्मभूमि मामले में कोर्ट से आदेश आया, मंदिर बना, फिर आप ये भी कह सकते हैं बना कि नहीं अभी चुनाव में बनेगा। अभी चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव से पहले बनेगा। उसकी प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई जनवरी में, और वो उससे वोट कलेक्ट करने हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे कि 370 क्यों हटाया? ये तो बीजेपी के घोषणा पत्र में बरसों से हैं ये मुद्दे जो हैं। लेकिन चलिए, ये बीजेपी, मैं ये कह रहा हूं, धर्म के आधार पर राजनीति करना ये सही नहीं है। तो ये तो खैर अब 2024 निकट आ ही रहा है, और इस बार मोदी गवर्नमेंट का भी इम्तिहान होना है और विपक्ष का भी, क्योंकि विपक्ष ने वो रणनीति बना ली है अब, जिसको हम इंडिया गठबंधन के नाम से जान रहे हैं। मैं इंडिया गठबंधन पर आपकी राय जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इतने अलग अलग धड़े आपस में मिल रहे हैं और सबके मन में खौफ है कि हम एक ना हुए तो मोदी आ जाएगा। ये बेसिकली इस रणनीति के तहत आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी को हराना था, सब आगे सरकार बना ली, लेकिन 2.5 साल भी सरकार नहीं चली। लेकिन आपने ये महसूस किया कि लोग उस समय इंदिरा गांधी जी क्यों हराना चाहते थे? और आज आपको पता है ये विपक्ष का इम्तिहान नहीं है। मैं आपको टोकूंगा, लोगों का सवाल तो अभी आएगा 2024 में कि जब वोट पड़ेंगे। फिर आपसे कह रहा हूं, अभी पार्टियों का सवाल है। हाँ, जब सरकार तानाशाह हो जाए, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो उद्देश्य उनको कुचलने लग जाए, जब वो लोगों के हितों को कुचलने लग जाए, और आज विपक्ष में जो लोग पार्टियां, उनके सबके समझ में आया है कि जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ईडी से जुड़े हुए लोगों को हटा दिया गया और फिर उनको 45 दिन की मोहलत मांग के वो कर लिया गया, तो मैं ये समझता हूँ जब से सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का, एनआईए का दुरुपयोग कर रहे हैं, और फिर जो चुनी हुई सरकार है, जब उनको आप रोकने का काम कर रहे हैं, उनके विधायक खरीद तोड़ के जो है आप सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, रात को 4 बजे राज्यपाल उठ के जो है नई सरकार बना देते हैं, तो सबके मन में भय है कि जब ये सरकार लोकतंत्र को, संविधान को मान ही नहीं रही है और वो संविधान को बदलने की बात कर रही है, तो लोगों के मन में भय पैदा होता है। और आप बात कर रहे हैं, ये जनता का इम्तिहान आएगा। जनता को ये तय करना है कि वो संविधान विरोधियों के साथ खड़ी होंगी या संविधान के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि अब तक अब भारत डेमोक्रेटिक है, लोगों के पास वोटिंग राइट है। जितनी खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर प्राइम मिनिस्टर किसी के पैर नहीं धुलेंगे, फिर मुख्यमंत्री किसी दलित के घर जाके खाना नहीं खाएंगे, ना उनके नेता। ये हम सहभोज कर रहे हैं। आज भी गैर बराबरी है ना, यही तो दिखाने के लिए जाते हैं सरकार के लोग। नहीं, लेकिन ये क्या वो डर नहीं है कि हम अकेले अब हरा नहीं सकते? ये सबको समझ में आ रहा है, कि कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है, जो कि सबसे पुराना दल है और सबसे बड़ा संगठन है उसको भी लगता है कि हम बीजेपी को हरा नहीं सकते। देर से समझ में आया। हाँ, यूपी में मायावती जी और अखिलेश दोनों साथ आ गए, जिससे परफेक्ट कॉम्बो नहीं हो सकता था बीजेपी को हराने के लिए, बावजूद इसके वो हरा नहीं पाए बीजेपी को। तो अब सबकी अपनी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टियां बहुत सारी, कि उनको लग रहा है कि अगर हम नहीं लड़े तो हम खत्म हो जाएंगे। जैसे हम मायावती जी का उदाहरण लें, वो एक अलग एनालिसिस का विषय भी है। मायावती जी का संगठन सिकुड़ रहा है, उनकी वोट शेयर सिकुड़ रहा है, उनके पास सीटें, अब वो तो 2019 में तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, इसलिए उनके पास सीटें आ गई, वरना तो उससे पहले में तो लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीतिक दल, इसलिए। बहन जी के लिए सच आप कहोगे तो आप कह सकते हो, मैं कहूंगा तो लोग मुझे जो है ना कहने लग जाएंगे मैं उनका विरोध कर रहा हूं। सच ये है कि आज लोगों के अंदर भय पैदा हो गया है। भय मोदी जी का नहीं है,
वो भी इंसान ही है, जनता ने ताकत देकर उनको बनाया है और ये जनता उनको कुर्सी से उतार के फेंक देगी जब जनता की समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन वादों को लेकर आप सरकार में आए थे, महंगाई खत्म करेंगे, होगी क्या खत्म? बेरोजगारी खत्म करेंगे, होगी क्या खत्म? 2 करोड़ रोजगार देंगे, हो गया क्या? किसानों की आमदनी दोगुनी होगी क्या? देश में बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, होगी क्या? जब सवाल आता है बीजेपी दूसरे के पाले में गिर देती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आज नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, सवाल उठाने पर लाठियां खा रहा है और बीजेपी मंत्री कहते हैं हमने ठेका नहीं ले रखा है। आपको लगता है कि बेरोजगारी महंगाई पर वोट पड़ते हैं और पड़ेंगे इस बार? बिल्कुल पड़ेंगे। जिस दिन इस देश का युवा जागरूक हो जाएगा, बेरोजगारी पर वोट पड़ेंगे। जिस दिन इस देश की जनता अंधभक्ति से निकल के अपने हितों की बात करेगी, जिस दिन किसान किसान बन के वोट करेगा, मजदूर मजदूर बन के वोट करेगा, लेकिन ये तैयारी चल रही है। जनता, मैं फिर कह रहा हूं, जब लोगों की जेब कट रही है ना, लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर इस बार 2024 में वोट डाले जाएंगे? और मेरा ये मानना है इन्हीं पे वोट डाले भी जाने चाहिए। उन सरकार सवाल होना चाहिए जिन्होंने 5 साल सरकार में रह काम नहीं किया। और यही लोकतंत्र है कि जिन वादों को लेकर, अच्छा, भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, मैं आपसे 5 रुपए कोई सामान खरीदूं और जो मैंने आपसे वादा किया है इस सामान को लेके, अगर वो मैं पूरा ना कर पाऊं तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट जा सकते हो। लेकिन आप अगर चुनाव से पहले कितने वादे कर लो, आप कह दो हर घर को मैं एक सरकारी नौकरी दूंगा, और चुनाव के बाद जब जनता आपको अवसर दे दे, आपकी बातों में आ जाए, आप ना दो, तो वो कुछ नहीं कर सकते। 5 साल बाद आपके खिलाफ वोट ही कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसको समझना पड़ेगा। जनता बहुत ठगी गई है और मैं फिर कह रहा हूं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जनता ही खड़ी होगी, विपक्ष छोड़ दीजिए, जनता ही खड़ी होगी। आपका मतलब जनता ही जागरूक होगी, तभी जाके सरकार जाएगी। तो आपका कहना यह है कि 2024 में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट डालेंगे? नहीं होगा तो हम चर्चा कराएंगे ना, हमारा काम क्या है। नहीं, वो अच्छी बात है और इन सब मुद्दों पर बात होनी ही चाहिए। जातिगत जनगणना पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बात तो हर मुद्दे पर होनी चाहिए। डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए और एक आम राय बननी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक अब कुछ सवाल, 2-4 सवाल मेरे रह गए बस, कि एक आपको लगता है कि यूपी में अब एक दलित नेता की आवश्यकता है मायावती के बाद? क्योंकि मायावती जी अब आकाश आनंद को उन्होंने अपनी विरासत सौंपने के संकेत दे दिए हैं, वो भी वंशवादी परंपरा में चली गई हैं। उन पर आरोप तो लगते ही रहते हैं टिकट बेचने के, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरह से उनका वोट शेयर सिकुड़ा है, आपको लगता है कि दलितों को एक नए नेता की जरूरत है जो उनकी बात को ढंग से रख पाए? मैं ये नहीं समझना चाहता कि क्या दलितों को नेता की जरूरत है, क्या जो परेशान है उन्हें नेता की जरूरत है या नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, बहन जी की राजनीति, उनकी पार्टी की जिम्मेदारी उनकी है। वो सिकुड़ रही है, आगे बढ़ रही है, वो पीछे हट रही है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश को आज बीजेपी से मुक्ति की जरूरत है। उसके लिए उत्तर प्रदेश को उन लोगों की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई जिम्मेदार से लड़ सके। तो आपने संकेत दिया कि एक नए नेता की जरूरत है। अब एक थोड़ा अलग सवाल है कि आपको तमंचे का, मतलब रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला कि नहीं मिला? क्योंकि आपने बीच में जिक्र किया था कि आपको रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं मिल रहा है। मैंने स्पेशली रिवॉल्वर का नहीं, मैंने लाइसेंस अप्लाई किया। मैंने 2 चीज़ अप्लाई की हुई है। एक पासपोर्ट जो 3 साल से किया हुआ है, मेरे 4-5 इवेंट थे जो छूट गए, मैं नहीं जा पाया अपनी बात रखने के लिए। या वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हो, चाहे यूएनओ का हो, चाहे मेरा टाइम्स मैगजीन वाला हो, मैं नहीं जा पाया क्योंकि भारत सरकार ने मुझे पासपोर्ट इशू नहीं किया। तो अभी भी आपके पास पासपोर्ट नहीं है? हाँ, कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर मतलब पासपोर्ट अभी आपके पास नहीं है? मुझे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनका पासपोर्ट बनना चाहिए, मगर पासपोर्ट ऑफिस ने लीगल जो है ओपिनियन के लिए दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, हमारे मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जितना मुझसे प्यार है वो नहीं चाहते मैं देश से बाहर जाऊँ, तो उन्होंने फिर जो है उसको रुकवा दिया है। तो मैं ये अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहूँगा कि भाई, आपके ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया था कि आप अमेरिका ना आओ, लेकिन मेरे ऊपर कोई बैन नहीं है। मैं भी जाना चाहता हूँ, वहाँ हमारे लोग रहते हैं। तो आप कृपया करके मेरा पासपोर्ट जो है दिलाने में मदद करें। और लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया। मुझे ऐसा लगता है जब मुझे दोबारा मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी, तभी शायद यूपी सरकार और केंद्र की सरकार जागेगी, और तभी वो शायद जो है उसके बाद वो कुछ इस तरह कदम उठाएगी। जबकि मैं थ्रेट्स का, आपको पता है, मेरे लोगों का प्यार आशीर्वाद नहीं होता महापुरुषों का, तो शायद मैं आज आपकी कुर्सी पर नहीं बैठा होता। तो उसके बावजूद भी जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने और सरकार के आदेश पे की है, वो पर्याप्त नहीं है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि अगर वो नहीं सुरक्षा मुझे देना चाहती, तो कम से कम मुझे मेरा लाइसेंस जो है दे दे कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं। चंद्रशेखर जी फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते? और ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं है कि फिल्म का शौक है,
अब नए दौर में बहुत सारे फिल्मकार जो बहुजन आबादी है उनके विषयों को उठा रही है फिल्मों के माध्यम से। उदाहरण के लिए आर्टिकल 15 अभी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते? जिस चीज़ को, वैसे मैं पर्सनली, मेरे पास समय इतना नहीं होता है, लेकिन जिस चीज़ को कोई ऐसी मूवी होती है जिसमें जो बहुत डाउन टू अर्थ जुड़ी हुई होती है, उन्हीं चीज़ पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट जब मुझे टीम से मिल जाती है तो अक्सर मैं देख लेता हूँ। जैसे आर्टिकल 15 भी थी, जैसे जय भीम मूवी थी, जैसे काला मूवी थी, और वो सब चीज़ें आपके आसपास चल रही होने वाली चीज़ें होती हैं और उनको किस तरह से फाइट किया जाता है। वो पिक्चरें हैं, उनमें हीरो हमेशा जीतता है, लेकिन सच यही है यहाँ हीरो कई बार मरता भी है। तो उन सब चीज़ों को जब इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो उस पर मैं फिर इंटरेस्ट उस समय में, जैसे मैं फ्लाइट से सफ़र कर रहा हूँ ट्रेन से, तो उसको रिकॉर्ड करके उस तरह से मैं देख लेता हूँ कि मेरा समय भी कट जाता है और वो काम भी हो जाता है। जो चीज़ मुझे जानकारी की वहाँ मिलनी होती है मिल लेता हूँ। जिस तरह से आज मेरा बड़ा वो चल रहा है कि जो वंचित वर्ग है वो बिजनेस की तरफ मूव करे, बिजनेस को स्वीकार करे, क्योंकि सरकार ने सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म कर दी। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ है नहीं, तो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करे, उस पर भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। Okay. अब आपकी पहले चर्चा, अब तो खैर पॉलिटिक्स में हम सीट की बात कर रहे हैं, पहले आपका नाम अखबारों में आता था कि चंद्रशेखर आज़ाद बुलेट चलाते हुए देखे गए, बुलेट को लेकर आपका बहुत शौक है। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद बुलेट चला पाते हैं कि नहीं चला पाते? क्योंकि जिस तरह से आप पर हमला हुआ, जिस तरह से अब आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल है, तो वो शौक पूरे हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? देखिए, शौक की बात ऐसी है, आदमी के कुछ अपने ऐसे शौक होते हैं जो वो जीवन भर जब तक जीता है वो उसके साथ ही रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज मेरे कंधों बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, और मैंने जैसा आपसे कहा, आपने मुझसे कहा था आप खुद में पार्टी हैं, तो मैं अपनी पार्टी के रूल से बंधा हुआ हूँ। जब से मेरे ऊपर पार्टी के सीनियर लोगों ने आदेश दिए कि आपका जीवन व्यक्तिगत नहीं है, समाज का जीवन है, हम सब लोग आपके साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको कुछ होता है हमें बड़ा लंबा समय लगेगा दूसरे किसी व्यक्ति को चंद्रशेखर की जगह खड़ा करने पे, तो आप अब अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। तब से मैं जो है अंदर ही चला लेता हूँ घर में बुलेट, बाहर नहीं जाता हूँ। बेसिकली कई बार मैं ऐसी जगह निकल जाता हूँ, जैसे मैं दिल्ली में होता हूँ तो मेट्रो में चला जाता हूँ मास्क लगा के, और कोशिश करता हूँ कि इस तरह की भूमिका में रहूँ, कैब वैब लगा के लोग मुझे पहचाने ना। तो मैं कई बार ऐसे सफ़र करता हूँ, ट्रेन से भी, मेट्रो से भी, बहुत सारी जगह ऐसा मेरा प्रयास ये रहता है कि ये सामान्य जीवन ना छूटे जिस जीवन को जीते आए हैं। वो जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आप महसूस करते हैं उनकी बहुत सारी तकलीफ़ों को, परेशानी को। मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, मैं इनसे अवगत हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, माँ हाउस वाइफ थी, लेकिन फिर भी आज जो चल रहा है उसको भी आपको जानना चाहिए। तो मैं कई बार इस तरह के अपना मास्क लगा के या कुछ गमछा डाल के, कैप लगा के निकल जाता हूँ अभी मेट्रो में। यानी बुलेट का शौक बरकरार है, लेकिन वो शौक थोड़ा कम हो गया है, बस इतनी सी बात है। वो रहेगा, जब तक मैं रहूँगा तब तक वो शौक भी रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद की महत्वाकांक्षा क्या है, और खासकर अगर नियर फ्यूचर में देखें, निकट भविष्य में देखें, तो आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं महसूस करता हूँ जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ देश में, और वो जो उसकी प्रिम्बल है वो भारत कब बनेगा, मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित भारत बने। और जैसा कि लगातार जो लोग हमें रोक नहीं पाते वो हमारे खिलाफ झूठ फैलाते हैं धर्म के नाम पे और बहुत सारी चीज़ों के नाम पे, मैं आश्वस्त करता हूँ मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, धर्म से नहीं है। मेरी लड़ाई एक ही है कि जो इंसान के साथ यहाँ गैर बराबरी हो खत्म हो, और जो अन्याय अत्याचार कमज़ोर वर्गों पर हो रहा खत्म हो। लोग प्यार भाव से रहें, कोई कहीं ना जाए, सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग तरक्की करें, और सब लोग मुख्य धारा से जुड़ें। जिनको आज इंसान नहीं समझा जा रहा, जिनकी समस्या नहीं समझा रहा, उनको समझा जाए। और ये पूरे देश में, दिल्ली में बहुत सारी समस्या है, मैं जाता हूँ बस्तियों में देखने के लिए, तो बहुत सारी समस्या महसूस करता हूँ, उन पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, और आज हम बड़े तेज़ी से इस काम को कर रहे हैं। बिना कम साधनों पे हमने एक बड़ा संगठन तैयार किया है। और आप जो बात मैं अब आपसे कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, भारत के किसी भी कोने में अगर कमज़ोर वर्गों पे अत्याचार होते हैं तो पुलिस के से पहले इवन 2 से 3 घंटे के अंदर 100 में से, अगर आप उत्तर भारत की बात करोगे तो 100 में से 100 में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट साउथ की बात करोगे, सब जगह की बात वो करके, वेस्ट की भी, तो 100 में से 90 घटनाओं पर भीम आर्मी के लोग जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये बहुत अच्छी बात है। और आज हमारी पाठशाला पूरे देश में लगातार खुल रही है। चंद्रशेखर जी, आपसे आखिरी सवाल अब ये कि आपको 2021 में टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इमर्जिंग लीडर की लिस्ट में रखा था, तो अब जो टॉप 10 लीडर्स हैं उस सूची में आप अपने आप को कब तक देखते हैं? देखिए, पहली जो सूची आई थी उसमें मैं इंडिया की तरफ से अकेला व्यक्ति था, और जो टॉप 10 है, और मुझे नहीं पता कि उनकी टॉप 10 की
पैमाना क्या है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो रिसर्च उनका था मैं उस रिसर्च पे खरा उतर पाऊँ और मैं अपने देश का नाम और जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ उस मुकाम तक पहुँचा पाऊँ कि लोगों को इस बात पे गर्व हो कि जिस लड़ाई को हमने शुरुआत किया था उसको हमने अंजाम तक पहुँचा। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि मैं उस रिसर्च को सक्सेसफुल साबित करूँ। ये अलग बात है कि एक गरीब का बेटा होने के नाते बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि आज जैसा आपने कहा कि पैसे की भी जरूरत, सब चीज़ों की, और फिर आपको इस तरह का विरोध भी हो गया। पहले राजनीति में ऐसा नहीं होता था कोई आप पे गोली चला दे, आज इस तरह के हालात भी हैं। मेरा प्रयास रहेगा इन सबसे आगे निकलते हुए और बहुसंख्यक लोगों को जोड़कर मैं यहाँ की राजनीति में आज़ाद समाज पार्टी को स्थापित करूँ, उसके जरिए जनता की सेवा करूँ, और मुझे लगता है कि वही मेरे लिए टॉप 10 लिस्ट होगी। चलिए चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने चुनाव आज तक को समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जो बातें रखी, जो दलित समाज के उत्थान के लिए, सर्व समाज के उत्थान के लिए जो आपका एजेंडा है, आप उस पर काम कर पाएँ, क्योंकि होता अक्सर यह है कि नेताओं के वादे दावे चुनाव के बाद बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उस पर टिके रहेंगे। हमारी आपको शुभकामनाएं और हम आपसे इंटरव्यू करते रहेंगे चुनाव के दौरान 2024 में। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुदरत जिंदगी दे, आप भी ही रहेंगे, मैं भी ही रहूँगा। मैं अपनी बात कह के मुकरता नहीं। जब ऐसा मैं आज हूँ ऐसे आपको हमेशा मिलूंगा, और मैं जो मैंने आपसे कहा उसको करके दिखाऊंगा, और पूरे देश के लिए और आज तक के लिए भी मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। आज तक भी ऐसे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।